हेलो फ्रेंड्स, क्वांटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएलएम शुरू करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर से बहुतों को डर लगता है, कंपोनेंट्स लेने में दिक्कत होती है, फ्रिक्शन में दिक्कत आती है, और जब ये चैप्टर नहीं क्लियर होता तो मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर, चाहे वर्क एनर्जी पावर हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होता। तो मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वो चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे चैप्टर पे आपकी पकड़ बनेगी। स्टार्ट बहुत ही बेसिक लेक्चर से कर रहा हूं कि न्यूटन्स लॉज आप सभी को मालूम है भाई। न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा, हालांकि तब तो उसने ग्रेविटेशन डिस्कवर किया। हमारे सर पे तरबूज गिर जाए तब भी हम कुछ ना कहें। यहाँ पे एफ जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहली लॉ जो है न्यूटन की सबसे पहली लॉ कि मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक जो है वो रुकता नहीं। और अगर किसी बॉडी की स्टेट को आपको चेंज करना है, अगर किसी बॉडी की स्टेट को आपको चेंज करना है तो उस पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, भले ही स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो। उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सुनना जरा बहुत ध्यान से, जो क्रक्स पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूं। बॉडी रेस्ट पे हो, उसको मोशन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, और अगर फिजिक्स के टर्म्स में कहूं तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगी, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहां पे जो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन होता है जीरो। अब अगर यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, अगर यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है वो भी जीरो होगा। फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, इसीलिए बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो सब जानते हैं भाई उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसका मतलब क्या है? तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैं बता दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स भी जीरो होगा। तो ये है न्यूटन की पहली लॉ। न्यूटन की पहली लॉ यही कहती है। इसके बाद अगर दूसरी लॉ की बात करें तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहां पे लिखा है, F इज इक्वल टू dp/dt, और ये यूनिवर्सल है। देख लो यहां पे, इधर F इज इक्वल टू dp/dt, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हैं? हमेशा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आपको हमेशा काम नहीं देगा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आपको हमेशा काम नहीं देने वाला। F इज इक्वल टू dp/dt आपको हमेशा काम देगा। अब यहां पे dp मोमेंटम क्या होता है? P क्या होता है? mv के बराबर। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे dp/dt को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे मान लो वैसे अगर हम फिजिक्स में देखें ज्यादातर तो केवल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या जो बहुत ही छोटे जो फोटॉन्स वगैरह होते हैं उनको छोड़ के मास नहीं बदलता, बॉडी का मास नहीं बदलता। मास क्यों नहीं बदलता? क्योंकि अगर हम देखें कि बॉडी का मास कब बदलता है तो m इज इक्वल टू m0√1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, आइंस्टीन की ये इक्वेशन है। बॉडी का मास कब बदलेगा? बॉडी का मास तो तभी बदलेगा ना जब v जो है यहाँ पे c के बराबर हो जाए, तभी तो मास यहाँ पे इंफिनिटी के बराबर होने लगेगा। भाई अगर यहाँ पे v c के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और कोई भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी हो जाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से जा रहा है तो उसका मास क्या होता है?
इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मास बदलता नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलने में सक्षम ही नहीं होता, नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से ज्यादातर हमारा मास कांस्टेंट रहता है। जब मास हमारा कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो, जब हमारा मास कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एम वी, डी बाई डी टी इंटू एम वी। अब यहाँ पे मास अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, इतना डिफरेंशिएशन, इतनी मैथ्स तो पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एम इंटू वी, ठीक है। और यहीं से dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि F इज इक्वल टू v dm बाई dt, समझ पा रहे हैं, F इज इक्वल टू v dm बाई dt, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन मास जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, F इज इक्वल टू v dm बाई dt, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ ना, कि जो यूनिवर्सल लॉ है वो तो ये है, न्यूटन की सेकंड लॉ, और न्यूटन की थर्ड लॉ की हम बात करेंगे जब हम नॉर्मल रिएक्शन वगैरह समझेंगे। तो अभी आप इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें ये जो फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीजें यहां से आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए कुछ सवालों के माध्यम से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। A bullet of mass, a bullet of mass, a bullet of mass 0.06 kg, a bullet of mass 0.06 kg is moving with a speed of, is moving with a speed, is moving with a speed of, is moving with a speed of 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। enters a heavy wooden block, enters a heavy wooden block, enters a heavy wooden block and it stops, and it stops after a distance of 60 meter, after a distance of 60 centimeter, actually है 60 centimeter, ठीक है। What is the average resistive force, what is the average resistive force, ये एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कौन लगाएगा भाई। देखो बुलेट ऐसे जा रही है और जाते जाते क्या हुआ कि यहाँ पे एक हैवी वुडन प्लैंक आ गया, या कोई भी जो ब्लॉक आ गया, जो भी चीज। अब ये बुलेट जा रही है और ये बुलेट जाते जाते इसमें घुस गई। इसमें घुसने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई और वो रुक गई। और कितने डिस्टेंस के बाद रुकी, 60 सेंटीमीटर के बाद रुकी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि न्यूटन की पहली लॉ का अगर हम ध्यान करें तो वो ये कहता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन आ रहा है इसका मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। इसको बड़ी आसानी से हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। हाउएवर अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हमको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइनेमैटिक्स लगाना है और इस क्वेश्चन को देखना है। तो बुलेट का मास कितना है, मास है 0.06 kg और कितने स्पीड से जा रही है, ये इसकी इनिशियल स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60/100, ठीक है। यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, 0.6 मीटर, ठीक है। अब ये चीजें आपको गिवन है। आप सबसे पहले क्या निकालो, आप सबसे पहले निकालो एक्सीलरेशन। कैसे निकालोगे, v² इज इक्वल टू u²। और देखो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। तो इस वजह से ये सब काइनेमैटिक्स की चीजें -2as, ठीक है। अब यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि आखिरी में जाके तो बुलेट रुक गई, तो क्योंकि आखिरी में जाके बुलेट रुक गई तो इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u स्क्वायर शायद हमको मालूम है भाई 90 का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 0.6, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए और एक्सेलरेशन निकालिए जल्दी से। इसको सॉल्व करने के बाद आप एक्सेलरेशन निकालिए। कितना कितना आ रहा है भाई, 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है, 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.06 kg, तो ये हमारा 0.06 kg और एक्सेलरेशन 6750। क्या आंसर आएगा भाई, क्या आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करिए, बेसिक मैथ्स है, इसमें क्या गुणा घटाना। 405 न्यूटन, 405 न्यूटन, समझ में आ गया। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स जो लग रहा है वो है 405 न्यूटन, ये रेजिस्टिव फोर्स है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सवालों का लेवल भी बढ़ेगा। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये मेरे पास एक पाइप है, समझ में, पाइप। और ये जो ब्लॉक मेरे पास रखा हुआ है वो, उस ब्लॉक का मास हमें दिया है भाई 5 kg। इस ब्लॉक का मास हमको कितना दिया गया है, 5 kg। अब ये जो पाइप है इससे मैं क्या कर रहा हूं, इससे मैं पानी की धार इस पे छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पानी की धार इस पे छोड़ रहा हूं। इस तरीके से मैं इस पे पानी की धार छोड़ रहा हूं और ये इस तरीके से। अच्छा, और क्या चीज दी गई है, और इसमें जो है हमारा कितना पानी पर सेकंड आ रहा है वो रेट दिया गया है कि ये जो पानी निकाल रहा है वो 3 kg पर सेकंड निकाल रहा है। मतलब 3 kg पानी हर सेकंड बाहर निकल रहा है, 3 kg पानी हर सेकंड बाहर निकल रहा है। और इसकी स्पीड आपको दी गई है कि कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, ये स्पीड है हमारी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पानी के निकलने की स्पीड आपको दी है 4 मीटर पर सेकंड। ये अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स पे ये सवाल होता जरूर है। और ये जो 3 kg पर सेकंड है वो क्या है, कितना पानी हर सेकंड बाहर निकल रहा है, मतलब 3 kg पानी हर सेकंड बाहर निकल रहा है और कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब सुनना, इस पे कितना फोर्स लगेगा,